बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के 21 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमडी कैट पेपर के हवाले से हमारे रूल्स हैं वो हमने किए। और आज हम इस लेक्चर में अपनी प्रोनाउंस की 4 काइंड्स पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम इस लेक्चर में इन 4 काइंड्स को देखेंगे और खास तौर पर इनके उन रूल्स की बात करेंगे जो एमडी कैट के पेपर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे का सारा लेक्चर देखना है, पूरे की पूरी वीडियो देखनी है, ताकि ये ना हो कि आज वाले जो रूल्स हैं इनमें से कोई रूल पेपर में आ जाए और आप फिर वहां पर बोंगो वाला मुंह बना के बैठे हो। तो वहां पे बोंगे ना बनने से बचने के लिए, वहां पर बोंगे बनने से बचने के लिए आपको ये पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, पूरे का पूरा लेक्चर देखना है, नोट करना है, अच्छे तरीके से बातों को समझना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी पहली 2 काइंड से। देखें, हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं, जिनके साथ सेल्फ आता है, वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास, वो सारे के सारे प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। जैसे आई का हमारे पास बेटे क्या होता है? आई का हमारे पास सेल्फ का केस कौन सा होता है? माई सेल्फ। वी का हमारे पास क्या होता है? आर सेल्व्स। इसी तरह यू के हमारे पास 2 केसेस होते हैं। सिंगुलर के लिए हमारे पास होता है योर सेल्फ और प्लूरल के लिए हमारे पास क्या होता है? योर सेल्फ। इसके बाद हमारे पास हिम के लिए क्या होता है? वर्ड हिमसेल्फ। शी के लिए हमारे पास क्या होता है? हर सेल्फ। और दे के लिए हमारे पास क्या होता है? देम सेल्फ। अब ये जो वर्ड्स है ना, इन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को हम बेटे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। फर्क क्या होता है दोनों में, तो वो हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए जरा फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिएगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस है शी शॉट, उसने गोली मारी। तो टेक्निकली इस सेंटेंस में 2 चीजें हैं। नंबर 1, इस सेंटेंस में क्या मौजूद है? सब्जेक्ट मौजूद है, डूअर ऑफ एक्शन मौजूद है। और नंबर 2, इस सेंटेंस में क्या मौजूद है? वर्ब मौजूद है। लेकिन गोली मारी किसको है, ये बात सेंटेंस में हमें नहीं बताई गई। यानी कि सेंटेंस में क्या चीज मौजूद नहीं है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा, सेकंड सेंटेंस देखिएगा, शी शॉट। अब अगेन उसी तरह ही इसी सेंटेंस में शी क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन। शॉट हमारे पास बेटे क्या है? वर्ब। और हर सेल्फ। अब देखें यहां पे हर सेल्फ का वर्ड हमें क्या बताता है कि गोली शी ने मारी है और गोली लगी भी किसको है? शी को। यहां पर हर सेल्फ का वर्ड हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट वही है जिसने काम किया है, काम करने वाले पर ही काम हुआ है। यानी कि सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? शी। तो जिस पर काम हुआ है वो भी कौन है? शी। गोली मारी किसने है? शी ने। और गोली लगी किसको है? शी को ही लगी है। ये हमें इस हर सेल्फ का वर्ड हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है, काम करने वाले पर ही काम हो रहा है। कोई अदर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, कोई सेकंड पार्टी सेंटेंस में मौजूद नहीं है। तो टेक्निकली क्या होता है कि जब सेंटेंस में हमें हमारा सेल्फ का वर्ड ये बताने के लिए यूज किया जाए कि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम पर्सन है, सेम पार्टी है। तो ऐसी सूरत में हम सेल्फ के वर्ड को बेटे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। और ये याद रखिएगा, ऐसी सूरत में ये हमेशा कहां पर आएगा? ये वर्ब के बाद लिखा जाएगा, जैसा कि यहां पर ये शॉर्ट के बाद लिखा हुआ है। जैसे देखिए, अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल में आप देखिएगा, आई हर्ट माई सेल्फ। अब किसने चोट पहुंचाई है? आई ने। और वर्ब क्या हुआ है? हर्ट। और पहुंचाई किसको है? पहुंचाई भी खुद ही को ही है।
उसने खुद को ही चोट पहुंचाई है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जब ये बताने के लिए यूज होगा सेंटेंस में कि सब्जेक्ट ही एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी सूरत में हम सेल्फ वाले केस को बेटे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में माई सेल्फ हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह देखिएगा दे सेंटेंस में क्या आ गया, सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड क्या आ गया, वर्ब। दे प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया है, और तैयार किसको किया है, तैयारी किसकी की है, दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ही को तैयार किया है। सेंटेंस में अगर दे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, दे ही है, काम करने वाले पर ही काम हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि यहां पर सेल्फ का वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है। तो अगेन ऐसी सूरत में हम सेल्फ के वर्ड को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। उसके बाद देखिएगा द कैट क्लीन्ड, बिल्ली ने साफ किया है, और किसको साफ किया है, इटसेल्फ, मतलब खुद को साफ किया है। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है, कैट, और ऑब्जेक्ट भी कौन है, कैट। सब्जेक्ट भी कैट है और ऑब्जेक्ट भी कैट है। ऐसा हमें किस वर्ड से पता चल रहा है, ऐसा हमें इटसेल्फ के वर्ड से पता चल रहा है। जब वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा तो इसीलिए बेटे हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो जब भी सेंटेंस में सेल्फ का वर्ड ये बताने के लिए यूज किया जाए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो ऐसी सूरत में इसको हम वर्ब के बाद लिखते हैं और हम इसको बोलते क्या है बेटे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिएगा शी शॉट हर मदर इन लॉ। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, शी शॉट हर मदर इन लॉ। अब क्या हुआ है, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, शॉट हमारे पास क्या है, वर्ब, और हर मदर इन लॉ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हमारे पास हमारे तीन बेसिक एलिमेंट्स मुकम्मल हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद सेंटेंस देखिएगा, शी हरसेल्फ शॉट। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है कि पहला सेंटेंस है कि उसने अपनी मदर इन लॉ को गोली मारी है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि उसने खुद ये काम किया है। ये जो काम किया ना, ये जो शॉर्ट हुआ है, जो काम किया है, ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट ने किया है। यहां पे हर सेल्फ का वर्ड क्या करने के लिए यूज किया जा रहा है, यहां पे हर सेल्फ का वर्ड स्ट्रेस के लिए यूज किया जा रहा है, एम्फेसिस के लिए यूज किया जा रहा है, इस बात पर जोर देने के लिए यूज किया जा रहा है कि ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट ने किया है। और आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये वर्ब से पहले लिखा हुआ है, वर्ब के बाद नहीं लिखा हुआ। तो ऐसी सूरत में जब हमारा सेल्फ का वर्ड ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट ने किया है, ये काम वाकई इसी एक डूअर ने किया है, यानी कि ये किसके लिए यूज होता है, ये स्ट्रेस करने के लिए यूज होता है, ये एम्फेसिस के लिए यूज होता है, इस बात पे जोर देने के लिए यूज होता है। और हम इसको यूज भी कहां पर करते हैं, हम इसको यूज करते हैं वर्ब से पहले। हमने इसको वर्ब के बाद नहीं लिखना, हमने इसको कहां पर लिखना है, वर्ब से पहले। ऐसी सूरत में बेटे हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसी सूरत में हम इसे क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, I myself saw him steal the phone, मैंने उसको खुद देखा है मोबाइल चोरी करते हुए। ये जो खुद वाला एलिमेंट है ना, कि मैं आप देखें, देखा किसने है, मैंने, लेकिन माई सेल्फ का वर्ड क्या करने के लिए यूज हो रहा है कि मैंने खुद देखा है। क्या करने के लिए यूज हो रहा है, स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रहा है, एम्फेसिस के लिए यूज हो रहा है। और हमने लिखा कहां पर हुआ है, इसको वर्ब से पहले। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिएगा, द मैनेजर हिमसेल्फ अप्रूव द रिक्वेस्ट, मैनेजर ने खुद उसकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव की है। और आप ये देख रहे होंगे ये हिमसेल्फ का वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, अब वर्ब से पहले, और ये क्या बताने के लिए यूज हो रहा है कि ये काम वाकई ही इसी मैनेजर ने किया है। क्या करने के लिए यूज हो रहा है, स्ट्रेस के लिए। और ऐसी सूरत में जब ये स्ट्रेस के लिए यूज होंगे सेल्फ वाले वर्ड्स, तो ऐसी सूरत में हम इनको क्या बोलेंगे, ऐसी सूरत में हम इनको बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। तो टेक्निकली ये जो हमारे पास सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। जहां पर ये वर्ब के बाद आते हैं ये बताने
बताने के लिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, वहां पर हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जहां पर ये वर्ब से पहले आएंगे ये बताने के लिए कि ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट ने किया है, तो वहां पर हम इन्हें क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। इनकी पोजीशन बड़ी जरूरी है, ये आपने ध्यान में रखनी है। रिफ्लेक्सिव में ये कहां पर आएगा, वर्ब के बाद, जैसे हमने लिखा है वर्ब के बाद। और एम्फेटिक में कहां पर आएगा, ये वर्ब से पहले आएगा। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के लिए आपके पास एमडी कैट के हवाले से जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपके पास एक इकलौता रूल है। एक इकलौता रूल क्या है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं, वर्ड नहीं वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद हम सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं, और कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद हम सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करते। हमारे पास पहले वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं, सेल्फ इज यूज्ड। और हमारे पास दूसरे वर्ब्स कौन से हैं जिनके साथ हम सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करते, यानी कि अगर हम इनके साथ सेल्फ का वर्ड यूज करेंगे तो हमारी ग्रामर मिस्टेक होगी। और यही दो वर्ड्स की लिस्ट है जो आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, पक्की कर लेनी है। पेपर के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का सिर्फ एक इकलौता रूल है आपके पास कि इन वर्ड्स के साथ आपने सेल्फ का केस लिखना है और इन वर्ब्स के साथ आपने सेल्फ का केस नहीं लिखना। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इंजॉयड के बाद क्या लिखा हुआ है, हिमसेल्फ। अप्लाइड के बाद क्या लिखा हुआ है, हरसेल्फ। अवेल के बाद क्या लिखा हुआ है, योरसेल्फ। रिजाइंड के बाद क्या लिखा हुआ है, हिमसेल्फ। और एक्सर्टेड के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हिमसेल्फ। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं और इनके बाद हमें सेल्फ का वर्ड यूज करना है। बट लेकिन आपने दो वर्ड्स के बारे में बड़े मुहतात रहना है। और ये दो वर्ड्स आपके पास कौन से हैं, खास तौर पर एब्सेंट और इंजॉय। ये मैं आपको खास तौर पर बता रहा हूं एमडी कैट के पेपर व्यू से, एमडी कैट के पेपर के हवाले से, कि आपको इन दो वर्ड्स के बारे में बड़ा मुहतात रहना है। देखिए अभी हमने लिस्ट में तो लिख दिया कि इंजॉय के बाद आपने सेल्फ का वर्ड लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इंजॉय के हमेशा बाद सेल्फ का केस लिखना है। देखिए आपने सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस में होंगी दो ऑप्शंस। अगर सेंटेंस में इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सेंटेंस में इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो फिर आपने याद रखना है आपने इंजॉय के बाद सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। और अगर सेंटेंस में जस्ट इंजॉय लिखा हुआ है, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया इंजॉय के बाद, तो फिर आपने लाजमी तौर पर इंजॉय के बाद कौन सा वर्ड लिखना है, सेल्फ वाला केस यानी कि रिफ्लेक्सिव केस लिखना है। जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं जी कि ही इंजॉयड द मैच। अब हम बोलेंगे कि ही इंजॉयड और उसने इंजॉय क्या किया है, उसने मैच इंजॉय किया है। तो इसका मतलब हमारे पास सेंटेंस में क्या आ गया, हमारे पास मैच क्या बन के आ गया, ऑब्जेक्ट बन के आ गया। जब हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो आपने याद रखना है आपने इंजॉय के बाद सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना। लेकिन अगर अब यही सेंटेंस देखिएगा, ही इंजॉयड, अब व्हाट ही इंजॉयड, उसने इंजॉय क्या किया ये नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया कि उसने कहां इंजॉय किया है। ये हमारे पास एडवर्ब है लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है सेंटेंस में। तो अगर हमारे पास सेंटेंस ऑब्जेक्ट में नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली हमने इंजॉय के बाद कौन सा वर्ड लिखना है बेटे, हिमसेल्फ का वर्ड लिखना है। अगर सेंटेंस में इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आपने सेल्फ का वर्ड नहीं लिखना, और अगर इंजॉय के बाद सेल्फ का वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपने सेल्फ का वर्ड यूज करना है। अच्छा अब उसके बाद आपने याद रखना है एब्सेंट के हवाले से। देखिए एब्सेंट सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। एब्सेंट सेंटेंस में यूज होता है एज एन एडजेक्टिव
और एब्सेंट सेंटेंस में यूज होता है एज अ वर्ब। ये मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट दो रूल्स खास तौर पर इन वर्ड्स में से बता रहा हूं, किसके लिए, एमडी कैट के लिए, ठीक है, एमडी कैट के लिए खास तौर पर आपको ये दो रूल्स एमडी कैट नम्स के लिए बता रहा हूं। अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एब्सेंट को एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया या वर्ब के तौर पर, तो बड़ा सिंपल फार्मूला है। अगर सेंटेंस में एब्सेंट से पहले कोई बी फॉर्म लिखी होगी, और मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बोलकर आया कि बी फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या होता है, इज देम आर, वाज वर, बीन और बीन। अगर एब्सेंट से पहले बी फॉर्म लिखी होगी तो इसका मतलब है एब्सेंट को किसके तौर पर सेंटेंस में लिखा गया है, एडजेक्टिव के तौर पे। ऐसी सूरत में आपने इसके बाद सेल्फ का केस नहीं लिखना। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस में जस्ट एब्सेंट लिखा होगा तो इसका मतलब उसको सेंटेंस में किसके तौर पर लिखा गया है, वर्ब के तौर पे। ऐसी सूरत में आपने लाजमी तौर पर एब्सेंट के साथ क्या लिखना है, सेल्फ का वर्ड लिखना है। जैसे मैं दो एग्जांपल्स ऊपर कोट कर रहा हूं, ये देख लीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूं ही वाज एब्सेंट हिमसेल्फ। अब देखिए अगर मैं लिखूंगा ना ही वाज एब्सेंट हिमसेल्फ, तो मुझे ये देखना होगा कि सेंटेंस में एब्सेंट से पहले बी फॉर्म है। अब बी फॉर्म क्या लिखी हुई है, वाज। जब बी फॉर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब है एब्सेंट को किसके तौर पर ट्रीट किया गया है, लिखा गया है यहां पर एडजेक्टिव के तौर पे। यहां पर मुझे हिमसेल्फ के वर्ड की जरूरत नहीं है, तो यहां पर मेरा सेंटेंस एब्सेंट पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस कुछ यूं बनाता हूं, मैं बनाता हूं ही एब्सेंटेड। जब मैं ही एब्सेंटेड लिखूंगा तो सेंटेंस में एब्सेंट से पहले कोई भी बी फॉर्म नहीं है, और आप देख रहे होंगे कि एब्सेंट को भी किसके तौर पर यूज किया गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज किया गया है। तो हमने लाजमी तौर पर बेटे यहां पर क्या यूज करना है, सेल्फ का वर्ड यूज करना है। हमने इसको सेल्फ के बगैर नहीं लिखना, याद रखिएगा। तो ये दो रूल्स खास तौर पर इन वर्ड में से याद रखिएगा, और ओवरऑल याद रखिएगा ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने रिफ्लेक्सिव केस यानी कि सेल्फ का वर्ड यूज करना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना होता। एक्चुअल में ये वो वर्ब्स होते हैं जो मुकम्मल होते हैं, जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जिनमें सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि वो ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए हम बोलते हैं शी बाथ, अगर हम यहाँ पे हर सेल्फ का वर्ड लिखेंगे कि उसने खुद को गुस्ल दिया तो ये सेंटेंस बनता नहीं है। सिंपल सी बात है, शी बात का मतलब है उसने गुस्ल लिया, उसने वो नहाई, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वी मेट आर सेल्फ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वी मेट आफ्टर मैनी ईयर्स। हमें मीट के बाद हम सेल्फ का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसी तरह कंसंट्रेटेड के बाद सेल्फ का वर्ड यूज नहीं कर सकते। रिलैक्स्ड के लिए हमें सेल्फ का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं। और आई ओपनड माई सेल्फ तो हम लिख ही नहीं सकते। आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी वर्ब्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं होता है, जिनमें ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि वो सब्जेक्ट ही है, उसके लिए हमें सेल्फ का केस लिखना ही नहीं होता। तो आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में एमडी कैट के हवाले से सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने सेल्फ का वर्ड यूज करना है, लेकिन इनमें भी आपने इंजॉय और एब्सेंट का रूल याद रखना है। और नंबर 2 आपने ये याद रखना है कि ये वो वर्ड्स हैं नंबर 2 पे जिनके साथ हम सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में बाथ के बाद, मेट के बाद, कंसंट्रेटेड के बाद, रिलैक्स्ड के बाद और ओपन के बाद हमने सेल्फ का वर्ड यूज नहीं किया। तो आपके जिम्मे सिर्फ इतना काम है कि आपने दोनों लिस्ट को अच्छे से रट्टा मार लेना है, अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, ताकि अगर पेपर में आए तो अगेन वही बात, वहां पे भंगी चरसी बोंगे बन के नहीं बैठना है, फौरन से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि हमें टाइम चाहिए होता है फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो हमने कहां से टाइम निकालना होता है, हमने बायो और इंग्लिश में से टाइम निकालना होता है। यहां से टाइम निकालेंगे तो फिजिक्स में टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज यहां से भी जाएंगे और फिजिक्स में भी जाएंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी कि फिजिक्स के लिए हमें ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, पर वो टाइम आएगा कहां से, वो टाइम आएगा बायो में से और इंग्लिश में से। उसके बाद है बेटे हमारे पास हमारी नेक्स्ट काइंड, और नेक्स्ट काइंड हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट काइंड है बेटे हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए नाम ही से आप देख रहे होंगे
नाम ही से आप देख रहे होंगे इंट्रोगेटिव का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। जो वर्ड जो प्रोनाउन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये जितने भी WH फैमिली वर्ड्स है ना, 8 वर्ड्स हैं आपके पास। ये 8 वर्ड्स आपके पास कौन से हैं, आपके पास वर्ड है वेयर। आप देखेंगे कि आपके पास ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे किससे स्टार्ट होंगे, WS से स्टार्ट होंगे। इनमें सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो WS से स्टार्ट नहीं होता, और वो वर्ड हमारे पास कौन सा है, वो वर्ड है हमारे पास हाउ का वर्ड है। इसको हम WS से स्टार्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है तो इसलिए इसको इंक्लूड इन्हीं में किया जाता है। तो जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, वो याद रखिएगा, हम उनको बेटे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और एक और बात यहां पर याद रखनी है कि एक और WH वर्ड होता है हमारे पास होम का, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं होता, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा। आगे रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और मैं अगर आपको बताऊं MD कैट में अगर आपको क्वेश्चन आएगा प्रोनाउन में से, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको क्वेश्चन आएगा, 99.9% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन कहां से आएगा, या तो आपको पर्सनल प्रोनाउन के वो 21 रूल में से क्वेश्चन आएगा, या आपको रिलेटिव प्रोनाउन में से क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा होम को हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे, लेकिन ये वो 8 वर्ब्स हैं, 8 वर्ड्स हैं जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा, क्यूट सा, सादा सा एक रूल आपने याद रखना है। आपने ये देखना है कि ये सेंटेंस में 2 जगह से यूज किए जाएंगे। ये सेंटेंस में 2 स्ट्रक्चर सिर्फ आपने याद रखने हैं। इनके लिए 2 स्ट्रक्चर कैसे याद रखने हैं कि ये सेंटेंस में 2 पोजीशंस पर आएंगे। नंबर 1 ये WH वर्ड्स आ सकते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, या नंबर 2 ये WH वर्ड आएंगे सेंटेंस के मिड में। जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे ना, तो आपने याद रखना है, आपने WH के वर्ड के फौरन बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। और जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो आपका सेंटेंस आपने याद रखना है खत्म भी किस पे होगा, क्वेश्चन मार्क पे। 2 बातें आपने याद रखनी है कि अगर WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, और बाकी सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे। वर्ब आएगा जो भी बाद में आना है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपने सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है। और अगर ये WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आ गया, यानी कि इससे पहले सेंटेंस चल रहा हुआ और कुछ लिखा हुआ होगा, आई आस्क लिखा होगा, ही आस्क लिखा होगा, डिस्कवर्ड लिखा होगा, इंक्वायर्ड लिखा, कुछ भी हो, अगर WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए, दरमियान में आ जाए, तो आपने याद रखना है ऐसी सूरत में आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है, और फिर एज यूजुअल आपने हेल्पिंग वर्ब और जो भी आपने लिखना है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, अगर आपका WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए तो आपने सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरी बात क्या याद रखनी है, आपने सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करना, आपने सेंटेंस को किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे खत्म करना है। बड़ा सिंपल सा, क्यूट सा, सादा सा रूल है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये जितने भी WH वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये जितने भी WH वर्ड हैं ये सेंटेंस में 2 तरह से आएंगे, या तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, या ये सेंटेंस में कहां पर आएंगे, मिड में आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी याद रखनी है कि अगर आप डायरेक्ट नरेशन लिख रहे होंगे ना, जहां पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट नरेशन लिख रहे होते हैं, और डायरेक्ट नरेशन में आपने देखा होगा कि जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं ही सेड,
और ही सेड के बाद हम कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करते हैं और फिर फर्ज करें हम WH का वर्ड लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको भी आपने क्या कंसीडर करना है, इसको भी आपने सेंटेंस का स्टार्ट कंसीडर करना है। अभी एग्जांपल में हम देख भी लेंगे। तो अगर आपके WH का वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो आपने देखना है कि आपने WH के फौरन बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब पहली बात, और आपने सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा। और अगर आपके पास WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए इनडायरेक्ट नरेशन की सूरत में भी, तो आपने इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना बल्कि सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, फुल स्टॉप पे। और इसको आपने याद रखना है, हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है जब सेंटेंस में WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो हमारा रूल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और बात भी यहीं पर मुकम्मल हो जाएगी। जैसे देखिएगा, Why are you wasting your time? अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि why यानी कि WH वर्ड सेंटेंस में कहां पर आया है, स्टार्ट में, तो हमने इसके फौरन बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस को खत्म किस पे किया है, क्वेश्चन मार्क पे। यही दो बातें आपने ख्याल रखना है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिएगा, वेयर आ गया तो वेयर के बाद हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस को खत्म किस पे कर दिया, क्वेश्चन मार्क पे। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं बोल दूं ना, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं वेयर माई बुक्स आर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो फिर आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। अब उसके बाद ये डायरेक्ट नरेशन वाले देख लीजिएगा जो भी मैं आपसे बात कर रहा था। अब देखेंगे यहां पे हमारे पास जो वर्ड आया वो सेंटेंस के दरमियान में तो आया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या है कि यहां पर दो बातें अलग-अलग थी जिनको हमने यहां पर इकट्ठा कर लिया। तो जब इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ होगा तो आपने याद रखना है, आपने इसको सेंटेंस का स्टार्ट ही कंसीडर करना है। इसीलिए यहां पर आप देख रहे होंगे व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, और वेयर के बाद भी क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, और हमने इस क्लॉज को खत्म भी किस पर किया है, इसको किस पे खत्म किया है, क्वेश्चन मार्क पे। अब इसके अगेंस्ट में दूसरे ऑप्शन देखिए जहां पर WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आया, जैसे यहां पे व्हाट आया सेंटेंस के मिड में। अब सेंटेंस के मिड में आया तो हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा बल्कि हमने इसके बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट। और आप देख रहे होंगे सेंटेंस को खत्म किस पे किया गया है, फुल स्टॉप पे। वाई सेंटेंस के मिड में आ गया तो हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा, सब्जेक्ट। और आप देख रहे होंगे सेंटेंस को किस पे खत्म किया, फुल स्टॉप पे। वेयर के बाद हमने क्या लिखा, ही। व्हेन के बाद हमने क्या लिखा, वी। और व्हाट के बाद हमने क्या लिखा, माय नेम। और आप देख रहे होंगे कि यहां पर सेंटेंस में किसको क्या किया गया है, सेंटेंस में। अच्छा, पहली बात तो यहां पे इज नहीं आएगा, वाज आएगा। दूसरी बात यह कि ये इसको खत्म किस पे किया गया, फुल स्टॉप पे खत्म किया गया है। तो आप देख रहे होंगे, आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये याद रखना है कि इन 8 वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये सेंटेंस में क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। होम का वर्ड इंट्रोगेटिव नहीं होता, होम का वर्ड एफर्मेटिवली यूज किया जाता है सेंटेंस में, किसके तौर पर, रिलेटिव के तौर पर। यही वजह कि WH होने के बावजूद भी उसको हमने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। ये WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, यहाँ WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आएगा। स्टार्ट में आएगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, मिड में आएगा तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और अगर स्टार्ट में आएगा तो इसके बाद सेंटेंस को एंड किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। और अगर सेंटेंस के मिड में आएगा तो आपने सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, फुल स्टॉप पे। एग्जांपल्स आपके सामने है, एक इकलौता रूल है, एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए याद रखना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए MD कैट के हवाले से कोई और रूल इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, MD कैट के हवाले से जब आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करेंगे तो ये एक इकलौता रूल है जो आपको करना है, किसके लिए, MD कैट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए। उसके बाद है आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो चीज है जो हमने बचपन में जब इंग्लिश सीखी थी ना, जब छोटे बच्चे थे, आप बिल्कुल छोटे बच्चे, आप स्कूल में ट्यूशन वाली बाजी के पास या स्कूल में उस्तानी के
के पास पहली दफा गए थे ना, तो बिलीव में आपने स्टार्ट ही डेमोन्स्ट्रेटिव से किया था। देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उन प्रोनाउंस को बोलते हैं जो क्या करने के लिए यूज होते हैं, जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। और पॉइंट आउट करने का मतलब क्या है, इशारा करने के लिए यूज होते हैं। और पॉइंट आउट किसको करते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं दूसरे नाउन्स को या किसको, प्रोनाउंस को। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 4 वर्ड्स को, और उन्हीं 4 वर्ड्स को हम बेटे क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में इसकी गलती आ जाए और हम इसको समझ ना पाए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि दिस का वर्ड सिंगुलर के लिए होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डैड का वर्ड सिंगुलर के लिए होता है, दीज का वर्ड प्लूरल के लिए होता है, और हमारे पास दोज का वर्ड भी किसके लिए होता है बेटे, प्लूरल के लिए होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमें इस बात का पता ना हो, हम में से किसी बच्चे को इस बात का पता ना हो कि दिस का वर्ड नियरनेस के लिए होता है। करीब की चीज हो, एक हो तो हम दिस बोलते हैं, दूर की चीज हो, फार हो और सिंगुलर हो तो डैट बोलते हैं। करीब की चीजें हो, ज्यादा हो तो हम दीज बोलते हैं, और दूर की चीजें हो, ज्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं, फार बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप में से किसी एक बच्चे को इस बात का पता ना हो, इन 4 वर्ड्स को समझते ना हो, क्योंकि ये 4 वर्ड्स हमारी हड्डियों में रचे बसे हुए हैं। लेकिन इसके साथ एक टेक्निकल पॉइंट आपने इसके लिए याद रख लेना है कि ये जो नियरनेस वाले वर्ड्स होते हैं ना, नियरनेस वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ये नियरनेस वाले वर्ड्स अगर टाइम को नॉमिनेट करने के लिए यूज होना, तो हम इनको कौन से टाइम के लिए लिखते हैं, प्रेजेंट के लिए। और ये जो फार वाले वर्ड्स है ना आपके पास, ये हमारे पास कौन से टाइम का कीवर्ड होते हैं, ये पास्ट का कीवर्ड होते हैं। जैसे आपको याद हो, जब आप सेंटेंस, आप जब 9th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप क्या पढ़ते थे कि जब आप प्रेजेंट से पास्ट में जाते थे तो आप कुछ वर्ड्स को भी चेंज करते थे। जैसे आप क्या करते थे कि आप हेयर को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, देयर के साथ। तो इसका मतलब है हेयर कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। वैसे हेयर की ट्रांसलेशन कुछ और है, लेकिन हेयर कौन से टाइम को नॉमिनेट करता है, प्रेजेंट टाइम को। और देयर किसके, कौन से टाइम को नॉमिनेट करता है, पास्ट को। जैसे आप नाउ को रिप्लेस कर देते थे किसके साथ, देन के साथ। जिस तरह आप बिफोर को रिप्लेस कर देते थे बेटे किसके साथ, अगो के साथ। इसी तरह आप क्या करते हैं, अगर वहां पर दिस हो तो आप दिस को रिप्लेस कर देते हैं किसके लिए, डैट के लिए। और अगर वहां पर दीज हो तो आप दीज को रिप्लेस कर देते हैं किसके लिए, किसके साथ, दोज के साथ। इसी तरह आप इट को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, डैट के साथ, जिस तरह हम जिसको करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वर्ड होता है टू डे, तो आपको याद होगा आप टू डे को किसके साथ रिप्लेस करते थे, डैट डे के साथ। और अगर टू नाइट होगा तो इसी तरह इसको आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे, डैट नाइट के साथ। अगर आपके पास येस्टरडे का वर्ड होता था तो आप येस्टरडे के वर्ड को रिप्लेस करते थे किसके साथ, द प्रीवियस डे के साथ। जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में रिप्लेस कर रहे होते थे, चेंज कर रहे होते थे, तो आप टेंस के साथ साथ ये वर्ड्स भी चेंज करते थे। इसी तरह अगर आपके पास टुमारो का वर्ड होता था और आपने इसको पास्ट में लेकर के जाना होता था, तो आप इसको लिखते थे द कमिंग डे। आप टुमारो को किसके साथ रिप्लेस कर देते थे, द कमिंग डे के साथ। अब ये जो वर्ड्स है ना आपके पास सारे के सारे हमने लिखे हैं, आप इनको जरा टेक्निकली देखेंगे कि ये जो हमारे पास लिखे हुए ना, हेयर, नाउ, बिफोर, दिस, दीज, इट, टुडे और येस्टरडे, टुमारो, येस्टरडे, ये आप क्या कह सकते हैं कि समहाउ किसी ना किसी तरह ये हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं कौन से टाइम का, प्रेजेंट टाइम का। और जब हमने इसको पास्ट में लेकर के जाना होता है तो हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फर्ज करें मैं कोई सेंटेंस का वर्ड नहीं लिखता और मैं सेंटेंस के एंड पे सिर्फ क्या वर्ड लिख देता हूं, दिस। मैंने आपको कोई सेंटेंस का वर्ड नहीं बताया, तो मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटे इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है। तो दिस का वर्ड सिर्फ इशारा करने के साथ साथ हमें यह भी बताएगा कि इस सेंटेंस का जो टाइम होगा वो डेफिनेटली कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा। और अगर इसी तरह यहां पर डैट होता तो डैट की वजह से क्या होता,
पास्ट होता, अगर यहाँ पर हेयर होता तो क्या होता प्रेजेंट, और अगर देयर होता तो क्या होता पास्ट। तो एक्चुअल में ये वो की वर्ड्स हैं जो हमें सेंटेंस में बताते हैं कि सेंटेंस में हमारे टेंस का टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है। तो दिस, दैट, दीज और दोज में आपने याद रखना है ये जो नियरनेस वाले वर्ड्स होते हैं ये कौन से टाइम को नॉमिनेट करते हैं, प्रेजेंट को। और ये जो फार वाले वर्ड होते हैं डैट और दोज ये किसको नॉमिनेट करते हैं, पास्ट को। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ने वाली समझने वाली कोई चीजें नहीं है, ये हमारी हड्डियों में रचा बसा हुआ है, ये हमारे खून में हमारे जिस्म में खून की तरह गर्दिश करते हैं ये चार वर्ड। और ये चार वर्ड्स कौन से हैं, दिस है, डैट है, दीज है और क्या है, दोज है। और इन चार वर्ड्स को जब ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं तो देन हम इन्हें क्या बोलते हैं बेटे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इसी के साथ ही हमारी चार काइंड जो है वो आज के लिए खत्म होती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने एमडी कैट के हवाले से टू दी पॉइंट एमडी कैट फोकस जो रूल्स थे इन चार काइंड्स के वो आज देखे हैं। अगर किसी बात की कोई समझ ना आई हुई हो, कोई बात पल्ले ना पड़ी हुई हो तो चरसी बन के बैठे नहीं रहना, भंगी बन के बैठे नहीं रहना, पेपर में बोंगे बन के नहीं बैठना। तैयारी करने के लिए, मेहनत करने के लिए अगर कोई बात रह गई हो तो पूछ लेनी है, कोई समझ ना आई हो तो पूछ लेनी है, डिस्कस कर लेनी है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई बेटीज एंड बेटाज। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो कि हमारा होगा इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनेट प्रोनाउन का, उस लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।